मैं लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि दो लोगों को शादी से पहले साथ में रहना चाहिए। वो जो बेटी को बहू बना लेंगे, बहू को बेटी बना लेंगे, ये सब प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आज लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। अभी मैं परसों ही पढ़ रही थी पेपर में, पटना में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। तो तुम किसी के साथ रहने लगी हो तो तुम उसके साथ इंटीमेट भी तो हो रही हो ना। क्या पता वो सिर्फ आपसे पैसे के लिए जुड़ रही हो, क्या पता वो सिर्फ आपकी कमजोरी उसको पता चल गई हो। तो ये दोनों तरफ से है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे किसी ने बताई कि अगर आपकी बेटी के पास आपने नोकिया का फोन देकर भेजा और उसके पास आईफोन आ गया तो आपने पूछा कि कहाँ से आ गया। अगर आप अपने बच्चे से इन सभी चीजों पर बात करेंगे, उसको गलत और सही बता देंगे, तो बट ऑब्वियस है कि कुछ हद तक इन चीजों को रोका जा सकता है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मुझे एक औरत मिली थी, उसने मुझे बोला कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ डेली सेक्स करना चाहता है, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता पाती। बच्चे तो छुपाएंगे ही, बच्चों को तो छुपाना ही होता है, लेकिन आप तो माँ बाप है ना, आपको तो पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ और न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो लेडी, जो महिला, जो नारी शक्ति मेरे साथ मौजूद है, उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही एक बेहद ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और अगर आप इनको सुनेंगे तो शायद से आप भी कई ज्यादा प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए इनसे। मैं आपको बता दूं कि ये एक सोशल वर्कर है और इन्होंने महिला सशक्तिकरण और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे पहल किए हैं। साथ ही ये भी जान ले कि इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये 10 साल स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी है और उस स्कूल को इन्होंने खुद ही शुरू भी किया था। मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें पैड वुमेन ऑफ बिहार का टाइटल भी मिल चुका है और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये NAF यानी कि नव अस्तित्व फाउंडेशन की फाउंडर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृता जी। कैसी हैं आप और आपको कैसा लग रहा है न्यूज हार्ट के इस मंच पर आकर? बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया तो और ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए हम लोग इसको शुरू से शुरू करते, लाइक लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लाइक आपका स्कूल, आपने स्कूल कहाँ से किया, आपने कॉलेज कहाँ से किया, कौन आपके फ्रेंड्स थे, वो सारी चीजें, अगर कुछ ऐसा मजेदार किस्सा है तो हम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम अमृता है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लोग मुझे उसी क्षेत्र में ज्यादा जानते हैं। बचपन मेरा बहुत छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। मैं बेसिकली बिहार में जमुई एक जगह है, वहीं से हूँ और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर बाद में मैंने कॉलेज, मेरा SM कॉलेज से हुआ। बिहार जो बोर्ड है उसी से मेरी पढ़ाई हुई है और SM कॉलेज उस वक्त बहुत नाम हुआ करता था उस कॉलेज का। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया एनवायरमेंटल साइंस में। तो पढ़ाई का बैकग्राउंड तो यही रहा। फादर मेरे डॉक्टर थे, तो मेडिकल का जो माहौल होता है वो मैंने बचपन से देखा। 4 भाई बहन हैं तो, और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। और बड़ी होने के नाते बहुत सारी चीजें जो है एक बड़े में अलग ही होती है। वो पहले ही से रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे लगता है कि सबका देखना, सबको देखना, जानना, तो वो था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ जाती है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल केयर वाली फीलिंग है वो पहले ही से थी। तो धीरे धीरे वो समाज सेवा में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से बहुत, आप कह सकते हैं मैं बहुत बदमाश वाली बच्ची रही हूँ, बहुत बोल्ड रही हूँ, शरारती बहुत ज्यादा, और इतना कि मैं बहुत मार भी खाती थी। मेरा बचपन इतना खतरनाक हुआ करता था कि मुझे कोई भी चीज करने में डर नहीं लगता था। मैं बड़ा वो निडर थी और कुछ भी कहीं भी चले जाना, किसी से भी मिल लेना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे कहा जाता था कि दोपहर में, गर्मी के दिनों में घर से मत निकलना, भूत वूत आ जाते हैं। तो मैं जानबूझ के जाती थी पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे, कि आखिर भूत कहाँ है। मैं वो भूत ढूंढती थी उस टाइम पे। हम भी तो जाने के कहाँ है भूत। मेरी नानी कहती थी बेर के पेड़ के नीचे मत जाना, तो बेर के नीचे भूत होते हैं। तो मैं भूत को देखने जाती थी। और पीपल के भी ऐसा हाँ बहुत। तो मुझे वो था। और जब आंधी वांधी आती थी तो मैं तो आम चुनने खेतों में दौड़ के जाना, ये सब मेरा बड़ा रहा है। कॉलेज जब आई
तो इतनी बदमाश हुआ करती थी मैं कि मैंने रैगिंग लेना शुरू कर दिया, खूब रैगिंग किया। इस चीज से इन्फ्लुएंस मत होइएगा आप लोग प्लीज। खूब रैगिंग लिया, लेकिन हमारे टाइम पे रैगिंग जो था वो बहुत खतरनाक नहीं होता था। वो रैगिंग ऐसी होती थी ना जिससे आप मतलब एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता था। तो मैं थोड़ी सी बदमाश ज्यादा थी, तो करती क्या थी कि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो अपने जूनियर से प्रैक्टिकल कॉपी लिखवा लेना, उसको जबरन गाना गवाना, ये सब रैगिंग था। तो इस तरह का मेरा लाइफस्टाइल रहा है, और शायद वही कहीं ना कहीं बोल्डनेस पूरी पर्सनालिटी में आ गया, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ आप कह सकती हैं कि वो पूरा रिफ्लेक्शन है मेरी पर्सनालिटी। मतलब बचपन से ही काफी ज्यादा बोल रही हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल? हाँ, फ्रेंड सर्कल की बात करें, मैं बहुत दोस्त नहीं बनाती हूँ। बहुत कम दोस्त रहे मेरे। मेरी बचपन में मेरी 1 या 2 फ्रेंड हुआ करती थी। हाँ, मैं लड़कों में बहुत बदनाम थी, मतलब मैं बहुत इतनी खतरनाक थी कि मेरे से लड़के बहुत डरते थे। मारपीट तक भी मेरा चलता था। जैसे कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने उसको तड़ाक रख दिया, फिर बाद में डर भी लगता था कि मैंने उसको मार दिया, मतलब इस टाइप का काम करते। तो दोस्त मेरे कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत क्लोज थे। तो आपको इस चीज का भी तो टाइटल नहीं ना मिला था, जैसे कि हिटलर दीदी? हाँ, नहीं, हिटलर दीदी तो नहीं, लेकिन वो बहुत बदमाश लड़की है। तो एक तो लड़के हड़कते थे, तो जिस जमाने में लड़कियों को प्रेम पत्र एंड ऑल दैट मिला करते थे, लव लेटर्स, मेरे आसपास भी नहीं फटकते थे लोग। तो मैं उस तरह का इमेज बना रहा, और फिर दोस्त कम रहे। एक कह सकती हैं कि एक ही दोस्त रही जो स्कूल लाइफ में रही, और फिर उससे जब अलग हुए तो फिर अभी भी मेरी एक ही दोस्त है। और जानती मैं सबको हूँ, लेकिन क्लोज बहुत कम हो पाती हूँ, और जितनी हूँ सबके साथ फ्रेंडली। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि मतलब लड़कों के ग्रुप में आप बहुत बदनाम रहती थी कि मतलब उसके पास मत जाना, वरना फिर वो ऐसा रिप्लाई कर देगी, वो आपको लगा देगी। तो इससे मैं एक चीज, शायद मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लगता है आपका अरेंज मैरिज ही हुआ होगा। नहीं, अरेंज मैरिज नहीं हुआ तो लव मैरिज है। ओह, लव मैरिज, ओह माय गॉड, लेकिन द सिंगल पर्सन हु केम इन माय लाइफ, और आई गॉट मैरिड विद हिम। तो मेरा मतलब कुछ था नहीं ऐसा, मतलब एक ही लड़के के साथ रिश्ता भी बना और शादी भी हो गई। मतलब लड़कों को थोड़ा सा मैं अवॉइड करती थी। मुझे लगता था कि लड़कों पे मेरा फेथ अभी भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मर्द जो है वो 90% आप उन पर फेथ कर सकते हैं, बट 10% हमेशा लड़कियों को सजग रहना चाहिए। तो आप लोग कैसे मिले फिर? देखिए, इफ यू आर कंफर्टेबल, आप बताना चाहते हैं तो देखिए, डेस्टिनी तो आपको मिला ही देती है। ये बात तो है, डेस्टिनी तो आप कहते कि वो आपको ढूंढ के निकाल देती है कि जहाँ मिलना हो। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड से ऐसा नहीं था कि हम साथ में पढ़ते थे या हमारा कोई ऐसा नहीं था। एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर शादी हुई। और अब तो बहुत साल हो गए, 19-20 साल हो गए शादी। तो उनका परसेप्शन ऐसा नहीं था कि अरे उसके पास नहीं जाना है? नहीं, उनका परसेप्शन ऐसा नहीं था, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा वो वाला चेहरा नहीं देखा था ना, स्कूल वाला। आफ्टर ग्रेजुएशन हुई तब तक तो मैं गंभीर हो चुकी थी, तो उन्हें लगा। लेकिन मैं थोड़ी सी केयरिंग हूँ बाय नेचर भी, और सबके लिए करती हूँ। तो वो शायद उनको लगा मेरी पर्सनालिटी में, जिसकी वजह से हम थोड़ा क्लोज हुए। मैं उनका भी बहुत ध्यान रखती थी, तो तब हमारी फिर शादी हो गई। अच्छा, तो अगर जैसे लव मैरिज भी जब होता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि इंटरकास्ट होगा, तो फिर पेरेंट्स कैसे मानेंगे? तो वो सब क्या आपका इंटरकास्ट है? देखिए, मैं एक चीज आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि लव मैरिज हर हाल में गलत होता है, अरेंज मैरिज हर हाल में अच्छा होता है, सबकी परमिशन होनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपकी शादी किससे होती है। आपने अरेंज मैरिजेस में भी लोगों को मरते देखा होगा, मारते देखा होगा, दहेज के लिए इतना सब कुछ होता है। हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में पहले तो कोई अंतर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक चीज होती है कि शादी हमेशा सबकी खुशी के लिए की जाती है। 2 लोगों से ज्यादा खुशी बाकियों की होती है। एग्जैक्टली, फैमिली उसमें ज्यादा खुश होने चाहिए, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब नहीं हुए, सपोज करिए किसी कारणवश मेरी शादी में नहीं हो पाई, चीजें ऑन फ्लोर नहीं आई, हमने शादी करी, और जब हमने शादी करी तो फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपने जिसको चुना
वो कैसा है, और वो आपको हाँ, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? सपोर्ट करना, और वो आपके बारे में सोचता क्या सोचता है, आपकी केयर कर रहा है या नहीं, आपके हाँ, प्रति उसका एटीट्यूड हाँ, कैसा है? क्योंकि देखिए आज की दुनिया में लड़कों को परखना या लड़कियों को परखना दोनों मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि आप लड़कों को खराब सही कहिए, लड़कियों को खराब, तो वो डिपेंड करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक जुआ है शादी, जो अगर आप पासा आपने चला है, अगर सही पड़ा तो सही है और गलत पड़ा तो गलत है। इसको अरेंज मैरिज और लव मैरिज में मुझे नहीं लगता है कि हाँ, और पेरेंट्स को मैं एक चीज जो इतने सालों मैंने देखा, अब समय बदल गया। पहले लड़कियां घरों में रहती थी, उनका इंटरेक्शन लड़कों से कम हुआ करता था। तो बट ऑब्वियसली वो किसी की तरफ अगर अट्रैक्टेड हो भी जाती थी तो वो खुल नहीं पाती थी, वो एक डर था। लेकिन आज बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, काम कर रही हैं, पुरुषों के बीच में काम कर रही हैं, तो आप कोई भी पेरेंट्स अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि शादी इसको मेरी ही मर्जी से करना है, तो मुझे लगता है कि ये थोपने वाला जो फंडा है ना, इसको थोड़ा हमें बंद करना, थोड़ा लिबरल होना चाहिए, लाइक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आप लड़के को अगर वो उसने कोई ऑफर किया है कि ये लड़का है, तो आप एक बार उसको जरूर जानिए, जरूर देखिए कि आपकी बेटे, और क्या आपकी परवरिश ऐसी है कि बच्ची ने सही डिसीजन लिया या बच्चे ने सही डिसीजन लिया, ये जानना बहुत जरूरी। मैं भी एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बड़ी अच्छी बात किसी काउंसलर ने बताई कि जिन माँ बाप में बहुत झगड़े होते हैं, जो जो मर्द अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, अक्सर उनके जो बेटे होते हैं वो उस चीज को बहुत कैजुअली लेते हैं, और बाद में वही लड़का अपनी पत्नी के साथ भी वही बिहेव करता है, जाहिर सी बात। और एट द सेम टाइम वो लड़की जब उस तरह के घर में पलती है, तो वो कहीं ना कहीं शादी में उस लड़के को ऑप्ट कर लेती है जो उसको फटाक से मिल गया, जिसने उसको थोड़े से ख्याली पुलाव दिखा दिए, और तब डिसीजन गलत होते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारी परवरिश कैसी है, हमने अपने बेटे और बेटियों को क्या सिखाया है, और बेटों को कम से कम ये जरूर सिखाइए कि लड़की की इज्जत करने से ज्यादा दुनिया में कुछ नहीं है। तभी एक अच्छा मैरिज, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, सब अच्छे चलेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज, परवरिश का फर्क तो पड़ता है जी। तो ये बताइए कि जैसे आपके फैमिली सपोर्टिव है, आप जैसे सोशल वर्क करती हैं तो, और आपकी बच्ची भी है, तो वो मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस होती होंगी आपसे? हाँ, नहीं देखिए, मेरी तो फैमिली, मेरे मायके में मेरी मदर, मेरे फादर बहुत डॉक्टर थे, बट वैसे वाले प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं थे, वो सोशल थे। लोग उनके यहाँ आते थे, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं इलाज नहीं करूंगा, तो मैंने तो उनको वैसे ही देखा। और मैंने जब ऑप्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, मेरे भाई बहन, मेरी मदर, सब कोई। और फॉर्चुनेटली मैं अपने बारे में इतना जरूर कहूंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जिस घर में मैं पैदा हुई वहां से भी मुझे कभी नहीं रोका गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जिन लड़कियों के पीछे पुरुषों ने खड़े होकर सपोर्ट दिया है, वो बहुत बोल्ड होती है, ये मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा ये समझाया, किस बात का डर है, डरना किस, मैं हूं ना। हाँ, और डर क्यों रही हो, करो, फेल हो जाओगी ना, लेकिन करो। तो वो मुझे लगा, तो फादर का सपोर्ट था, और मेरे भाइयों ने हमेशा मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया। फिर मेरी शादी हुई। अब मेरे हस्बैंड की हालत ये है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक रोका ही नहीं है। मैं अगर कह दूं कि आसमान में छेद करना है तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे करके देख लो, शायद हो जाए। तो ये वाला सपोर्ट है। और एक बेटी है मेरी, मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली माँ हूँ, और मेरी बेटी को लगता है कि मैं एक सुपर विमेन हूँ, जो सब कुछ कर सकती है, जो अच्छा खाना बनाती है, जो काम भी करती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। तो मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जिन लड़कियों को पुरुषों ने सपोर्ट किया, चाहे फादर, चाहे ब्रदर, चाहे आपके हस्बैंड, उनको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं सभी को हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को सपोर्ट करिए, तभी वो उड़ पाएंगी। तो ये मेरे साथ तो अच्छा रहा है। बाकी तो देखिए, जैसे आपकी बेटी बोलती है कि आप सुपर वुमेन है, तो आप सुपर वुमेन है, नो डाउट। नहीं, लेकिन कभी कभी ये सुपर वुमेन जो होती है ना, ये अकेले में बहुत परेशान हो जाती है। होता क्या है ना कि आप देखिएगा कि सदियों से ये परंपरा चली आई कि पुरुष कमाने जाएंगे, औरतें घर संभालेंगी। संभालेंगी। फिर समय बदला,
नीड बदली। मैं आज भी ये मानती हूँ कि महिलाओं ने कमाने का रास्ता इसलिए सिर्फ नहीं चुना होगा कि उनको सशक्त होना था। एक तो हमें बहुत दबाया गया, हर तरह से दबाया गया। तो जब हमें आर्थिक रूप से दबाया जाने लगा, तब हमने सोचा कि जब हम बराबर ही परवरिश में हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। तो हमने भी इनिशिएटिव लिया, और जब महिलाओं ने इस रास्ते को चुना तो उन पर दोहरी मार पड़ी, डबल मार पड़ी। हाँ, आज भी समाज में ये वाला फंडा नहीं चलता है कि अब दोनों कमा रहे हो तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स घर भी है। आज भी आप देखिएगा, एक पुरुष और एक महिला घर आते हैं, महिला अपना पर्स फेंकती है और वो किचन में जाती है। हाँ। लेकिन मर्द जो है वही ड्राइंग रूम में बैठे रहता है, और वो सबसे पहले बोलता है एक गिलास पानी देना। भाई सेम काम करके आ रहे हो ना, वही ना। और मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो, तो साथ मिलके काम करते हैं ना घर का भी। लेकिन वो नहीं हो पाया, समाज अभी भी बदला नहीं, और इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें हमारे लड़कों की परवरिश ही गड़बड़ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट भी दिया ना कि भाई ऐसा है कि दोनों नौकरानी नहीं लेके आए, पत्नी लेकर आए है वो। तो मेरा यही कहना है कि भाई तुम क्यों नहीं शामिल हो रहे हो घर के कामों में। बच्चों के डायपर बदलने सिर्फ औरतों के काम नहीं है, तुम हर चीज में आगे आओ। हालांकि मैं एक बात बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि अभी जो पीढ़ी है ना, ये बहुत सपोर्टिव पीढ़ी है जी। ये अपने पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़े भी धोने में मदद करते हैं। मैं अपने हस्बैंड को कभी कभी देखती हूँ, वो ना रात को मैं देखती हूँ कपड़ा उठाएंगे, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि ये हर पुरुष को करना चाहिए कि अब औरत सो रही है तो उसको उठा के कपड़ा धो दो, कि इससे अच्छा डाल दो थोड़ा, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक तकलीफ तो है औरतों को, लेकिन समय भी बदल रहा है। और देखिए, आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं कि काम करो, करना ही पड़ेगा, तुम औरत हो तो क्या हुआ, तुमने ऑप्ट किया। अच्छा हाँ, पुरुषों की एक बड़ी परेशानी है, तुमने ऑप्ट किया जॉब करना। अरे हाँ, तुम्हारा फैसला था जॉब करना, तो तुम ये भी काम करो, तुम जॉब भी करो, तुम घर भी संभालो, ये चीज हो और किसी और का काम तो नहीं कर रहे हो, अपना करो। अरे भाई, तो किसके लिए कर रही है? वही ना, कौन सी ऐसी, कितनी परसेंट लड़कियां अपना जो कमाई होता है वो अपने मायके पहुंचा देती हैं? मेरा ये सवाल है, कितनी परसेंट लड़कियां? अगर मैं आपको समाज का एक चेहरा ये भी बताऊं कि अगर एक लड़की पैसा कमाती भी है और अगर उसको अपनी माँ को गिफ्ट देना है और अपने ससुराल वाले को गिफ्ट देना है, तो वो ओवरकम करके ससुराल वाले को ऑप्ट करती है। कई बार दोनों की इक्वल साड़ियां वो नहीं खरीद पाती है, लेकिन मैं हर बेटी को समझाती हूँ कि ये मत करो, इससे कुछ नहीं मिलना है तुमको। ससुराल वाले तुमको हमेशा एज अ बहू ही लेंगे, और तुम्हारी माँ और तुम्हारा परिवार छूटते चला जाता है हर लड़की के साथ। तो ये तो मतलब बेटी ही रहोगे, और एक जगह तुम बहू हो तो बहू ही रहो, तुम बदल नहीं सकती रिश्ते को ना। वो जो बेटी को बहू बना लेंगे, बहू को बेटी बना लेंगे, ये सब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जो हम किताबों में बोल देते हैं। लेकिन रियल यही है कि लड़कियों को बहुत सोच समझ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और लड़कों का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करो। आजकल देखिए एक फंडा है लिव इन रिलेशनशिप। मैं लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि दो लोगों को शादी से पहले साथ में रहना चाहिए। साथ में रहना इज डिफरेंट थिंग एंड रिलेशन बना लेना इज डिफरेंट थिंग। प्रॉब्लम वही आती है, किसी के साथ पहले तुम अगर रिलेशन में हो तो तुम उसको जानने की कोशिश करो, न कि उसके साथ पूरा का पूरा अपना रिलेशन ही उसको सौंप दो, तभी प्रॉब्लम। बहुत सारे केसेस में ऐसा फिजिकल कांटेक्ट भी बन जाता है। ये जो फिजिकल कांटेक्ट वाला मामला है ना, यहीं पे शादियां खराब होती हैं। अगर आप साथ में किसी के साथ, क्यों एंगेजमेंट का फैशन है, एंगेजमेंट इसलिए होता है कि थोड़ा टाइम मिले समझने का, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी कोई भी रिश्ता टिकता है। और खास करके आपको ये तो पता चल जाएगा 4-6 महीने में कि ये लड़का तुम्हारे करियर को लेके क्या सोच रहा है, ये तुमको काम करने देगा। बस वो समझ होना चाहिए लड़कियों में। हाँ, और माँ बाप को भी थोड़ा आगे आना चाहिए कि बेटियों को रोकने की बजाय उसको डिसीजन लेने दो, गलत लेगी सही। और आप उसके सपोर्ट में रहो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है गलत तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। कल एक मैं बात कर रही थी तो मैंने एक बोला कि मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक फादर अपनी बेटी की विदाई करता है तो ढोल बाजे के साथ विदाई करता है। लड़की को घर में टॉर्चर कर रहे होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर वो फादर ढोल बाजा लेकर जाता है और अपनी बेटी को वापस लेके आता है।
तो हाँ, ये वीडियो मैंने बहुत भी देखा है। बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, वो समाज का बहुत बड़ा सच है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की लाइफ कि जितने धूमधाम से हम तुमको भेज सकते हैं, अपनी बेटी दे सकते हैं, अगर तुम ला उसके भी साथ सकते हैं। गलत करोगे तो उसको ला भी ला सकते हैं भी उतने ही धूमधाम के क्योंकि साथ। घर, और अक्सर आप देखेंगे एक दो चीजें समाज में, पता नहीं लोग कैसे बात करते हैं, मैं देखती हूँ ये तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा ससुराल है, वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मायका है। हमने जो बेटियों को ये सिखा दिया ना, इसने बेटियों को बहुत कमजोर बना दिया। उसको कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा घर नहीं है। घर तो हमेशा तुम्हारा यही है, यही वो है तुम्हारा ससुराल। तुम जब भी यहाँ आओ, तुम जैसे आज अपना कपड़ा फेंकती हो, आज अपने बैग रखती हो, आज अपनी चीजें रखती हो, वैसे तुम हमेशा रहो। ऐसी लड़कियां बोल्ड होती हैं, आपको मैं बताऊं। सही बात। और जो लड़कियां बैग लेकर आती हैं और अपना कमरा ढूंढती हैं ना शादी के बाद, वो कमजोर पड़ जाती है। उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अब मेरा कमरा कौन सा है, अब कहाँ जाए, भाभी हम कहाँ रखें सामान, ये नहीं होना चाहिए। भैया हम सामान कहाँ रखें, मम्मी हम सामान कहाँ रखें, ये नहीं होना चाहिए। तभी हमको लगता है समाज में इक्वालिटी आएगी। तो आप जैसे लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती हैं? नहीं, तो मैं फिजिकल रिलेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ बिफोर मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप दो तरीके का होता है। मेंटली भी तो लिव इन होता है ना, आप उसके साथ जाके रहने लगे। आप देखिए इतने सारे केसेस हो रहे हैं, आज लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। अभी मैं परसों ही पढ़ रही थी पेपर में, पटना में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। तो तुम किसी के साथ रहने लगी हो तो तुम उसके साथ इंटीमेट भी तो हो रही हो ना। जब तुम एक बार तुमने अपना सब कुछ दे दिया उसको, फिर तो वो तुम्हारी कद्र ही करना बंद कर देता है। सही बात है ना, ये चीज है। ये शादी के बाद भी आप देखिएगा लड़कियों की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शादी के दिन तक वो दुल्हन लगती है और उसके बाद वो एक मेंबर है घर की। फिर आप देखिए लड़के भी आपकी फीलिंग्स को कम समझने लगते हैं। शुरू शुरू में लड़का बड़ा प्यार करता है, फिर बाद में। तो ये चीज तो लिव इन में भी होता है। मैं लिव इन रिलेशन को फिजिकल इंटीमेसी के साथ सपोर्ट कभी नहीं करती हूँ। तो आप जैसे ये कह रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को आप सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर दो मतलब एक कपल रह रहे हैं, अगर एक लड़का एक लड़की रह रही है, तो अच्छे से विथ प्योरिटी रहो, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोशिश करो कि साथ में नहीं रहना पड़े। अगर दूर भी हो तो उसकी एक एक चीज को वॉच करो। दोनों को मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़कों को नहीं कह रही हूँ, लड़कों को भी कह रही हूँ। क्योंकि कई बार आप लड़कियों को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी मैरिज खराब हो जाती है ना। क्योंकि लड़की आपको ऊपर से तो बहुत अच्छी दिख रही है, बट अंदर से वो आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या पता वो सिर्फ आपसे पैसे के लिए जुड़ रही हो, क्या पता वो सिर्फ आपकी कमजोरी उसको पता चल गई हो। तो ये दोनों तरफ से है। तो लिव इन को फिजिकल होने से रोकना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये जो दो बालिग लोग रह सकते हैं, कानून कहता है, सब कुछ ठीक है, बट हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, वहाँ समाज का बहुत दबाव है। ये बाहर चल जाएगा, क्योंकि बाहर हमने दो लोगों को इंडिविजुअल बनाया है। वहां पे कोई ये नहीं बोलने आता है कि भाई ये लड़का है और ये लड़की, और अब इसकी शादी करानी ही है। उनकी मर्जी, वो करे ना करे, वो करे या ना करे, है ना। हाँ, कुछ भी करे, उसके बाद फिर वो दोनों अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बस इसीलिए मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ कि हमें समाज में रहना पड़ता है। तो लेकिन अगर मैं अभी के जनरेशन की बात करूं, जैसे जिसको जेनजीज कहते हैं, तो उनका ये माइंडसेट है कि लाइक अगर फिजिकल भी हो रहा है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस। अगर बहुत नॉर्मल है वो चीज हमारे लिए, लाइक ठीक है, क्या हो गया, आज इसके साथ कल उसके साथ, लाइक बहुत ही बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। और मैंने एक दो चीज और महसूस की है, ये जो जिसको आप जेनजी बोलती हैं, आप देखिएगा कि मेंटल हेल्थ से सबसे ज्यादा सफर यही कर रहा है। क्योंकि देखिए, आप जिस घर में पैदा होते हैं वो आपको पूरा लाइफ संस्कार सिखाता है, ठीक है। और फिर आप एक घर से बाहर निकलते हो, फिर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हो, फिर किसी के साथ आप अफेयर कर लेते हो और फिर कर लेते हो। लेकिन आपका माइंड सेट तो वही रह गया ना, मिडिल क्लास मेंटालिटी। तुम किसी के साथ फिजिकल होते हो तो तुम्हारा जो इंटरनल जो है, अंदर का जो सोल है, वो कह रहा है ये गलत है, तुमको कह भी रहा है कि गलत है, और तुम कर भी रहे हो। नतीजा तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चलती है। इसलिए लड़कियां अक्सर हार कर सुसाइड कर लेती हैं। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कई ऐसी घटनाएं इस दौरान घटी हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि एक एक लड़की 5-5 बॉयफ्रेंड बना के रखती है। वाई? फैक्ट है,
क्या जरूरत है भाई? तुम किसी एक के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हो, या तो फिर तुम सोच लो कि तुमको कर, तभी ये परेशानी आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल रिलेशन इज नॉर्मल, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल और तुम्हारी परवरिश और तुम्हारा घर अलाउ कर रहा है? जब दोनों के बीच में टकराव हो रहा है तभी तो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। इसका मतलब तुमको लग रहा है वो गलत है, मगर तुम कर वही रहे हो, पर खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आजकल मैं देखती हूँ लड़कियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, फिजिकल रिलेशन बनाती हैं और सब कुछ को नॉर्मल बताती हैं, कूल बताती हैं। मुझे लगता है किसी भी कीमत पर भारतीय समाज में इन चीजों को कूल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शादी के समय फिर तुम पारिवारिक दबाव में आओगी। ये तब सही होता। और ये कूल ना ही लड़की के लिए है ना ही लड़का के लिए। अगर लड़के भी बोल रहे हैं कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, अल्कोहल का मतलब कंज्यूम करता हूँ, तो मैं बहुत कूल हूँ, नहीं भाई तुम कूल नहीं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाई कि लड़कों को टेंशन होता है तो वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो भाई लड़कियों को टेंशन हो तो क्या करें? तो आज का ये जेनजी वो कॉपी कर रहा है उसको कि भाई हम भी पिएंगे अब लोग तुम्हारे बराबर। और फिर इस चीज को नाम दे दिया जा रहा है लाइक फेमिनिज्म। नहीं, तुम फेमिनिज्म को अच्छे से समझ नहीं पाए। इसको फेमिनिज्म नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं उच्छृंखल। इसको कहते हैं अपने सामाजिक जो आपका जो ताना बाना है उसको तोड़ देना। नतीजा इसलिए आप देखिए कि यही पीढ़ी सबसे ज्यादा मेंटल डिप्रेशन में है, यही पीढ़ी परेशान है, यही पीढ़ी गलत चुनाव कर रहा है, यही पीढ़ी। अब जो लड़की अपने पति के साथ बैठ के या बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के शराब पी रही हो शादी से पहले, वो तो शादी के बाद भी पिएगी ना। फिर क्या होगा? अगर दो लोग शराब पी के सोए रहेंगे घर में और नशा करके, तो फिर बच्चों का क्या होगा? वही ना, सही तो फिर ये चीजें, तो ये सब देखिए सामाजिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एज अ सामाजिक महिला मुझे जो समझ आया है कि परवरिश माँ बाप को ये देखना होगा कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि लड़कियां बाहर से यहाँ आ रही हैं, एक बड़ी अच्छी बात मुझे किसी ने बताई कि अगर आपकी बेटी के पास आपने नोकिया का फोन देकर भेजा और उसके पास आईफोन आ गया, तो आपने पूछा कि कहाँ से आ गया? आपने 2 कपड़े में बेटी को हॉस्टल भेजा और आज उसके पास 50 कपड़े हैं, आपने पूछा कि कहाँ से आ गया? आपकी बेटी के पास अगर रोज गिफ्ट आ रहे हैं, रोज ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को आंकिए कि क्या मेरी कमाई इतनी है जिसको ये उड़ा रही है, या फिर वो पैसा ला कहां से रही है? तो लड़कियां गलत रास्ते पर जा रही हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली माँ की तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आप ध्यान रखेंगी, आप देखेंगी कि वो क्या कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। और अगर बच्चियां गलत रास्ते पर जा रही हैं, तो देखिए अंततः क्या होगा, माँ बाप का भी कुछ नहीं जाएगा। या तो लड़कियां सुसाइड करेंगी, गलत चुनाव करेंगी, आने वाला भविष्य खराब होगा। तो हम सिर्फ एक बच्ची खराब नहीं कर रहे हैं, हम पूरी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इन चीजों को रोकने की जरूरत है और बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। जो हमारे यहाँ ना एक अजीब सोशल बैरियर है, हम बात नहीं करते बच्चियों से। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हम पहले भी बात कर रही थी, मैं पीरियड्स पे काम करती हूँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे। हमने कभी बच्चियों के हेल्थ के बारे में बात नहीं की, हमने बच्चियों से कभी पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं की, हमने उनसे सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात नहीं की, हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हमने कभी उनसे नहीं ये कहा कि बेटा इस बारे में बात कर लेते हैं। सेक्स के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बच्चों को सब पता होता है। सोशल मीडिया के युग में जाहिर सी बात माँ बाप भले छुपा रहे हैं, उन्हें सब पता है। तो इससे तो बेटर है ना कि हम उनसे बात कर लें। अगर आप अपने बच्चे से इन सभी चीजों पर बात करेंगे, उसको गलत और सही बता देंगे, तो बट ऑब्वियस है कि कुछ हद तक इन चीजों को रोका जा सकता है। अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है तो आमतौर पर वो सबको बताती है सिवा अपनी माँ के, अपने घर वालों के, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि हमें बात नहीं करने देता। और ये चीज बहुत आयरॉनिकल है कि लाइक जो मेरे से सबसे ज्यादा क्लोज है उनको ही नहीं पता रहता, लेकिन बाकी सबको पता है। और उसके बाद जब चीजें बिगड़ती हैं तब ये माँ उससे, और उसके बाद भी माँ का रोल क्या है, वो गाली गलौज करती है, मारपीट करती है। तुमने क्या किया, तुमने क्यों नहीं पूछा? मैं तो अपनी बेटी से वो सब चीज के बारे में बात करती हूँ कि बेटा देखो, ये तुम आज कह रही हो ना कि अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे कि सेक्सुअल
या मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद भी मैरिटल रेप होता है। तो मैरिटल रेप होना कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मुझे एक औरत मिली थी, उसने मुझे बोला कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ डेली सेक्स करना चाहता है, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता पाती। और हर सुबह उस औरत के मेकअप और उसके गेटअप को देखकर लगता था कि दे आर हैप्पीली मैरिड कपल। लेकिन रात को जो हो रहा था वो सुबह वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी, ना ही उसके अगर फेस से या फेशियल एक्सप्रेशन से झलक रहा है, या फिर आप किसको बोल भी नहीं सकते। सच बात तो यही है ना, क्योंकि शादी के बाद जो सेक्सुअल टॉर्चर है उसको रेप भी नहीं माना जाता है। हाँ, उसको बहुत नॉर्मल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पति है तो वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये बात है। तो अगर आपने अपने बच्चे को ये बताया कि अगर तुम्हारा पति हो चाहे कोई भी दुनिया का आदमी फोर्सफुली तुम पर कोई एक्ट कर रहा है, तो आपको ना बोलना होगा। और ना मतलब ना होना चाहिए। नो मीन्स नो। हाँ, अगर शादी टूटती है तो टूट जाए, रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ये सब मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप किसी को 2 झापड़ मार दोगे ना वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप किसी को बेड पे मेंटली टॉर्चर करोगे, कि अगर कोई लड़की का मूड नहीं है, क्योंकि अब देखिए पीरियड्स है, वो 5 डेज उसके मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ, उसको सेक्स अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता। उसकी तकलीफें हैं। या ये भी होता है कि अगर पीरियड्स के बाद भी कुछ दिनों तक लगता है कि नहीं, हाँ नहीं, तो तुम अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हो या तुम्हारा पार्टनर तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ना का मतलब ना हमने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया ना। चलता है वाला जो हमने फंडा दिया, ऐसे ही होता है, शादी ऐसी ही होती है, शादी के बाद ये सब चीज नॉर्मल है। पति है तो पति का हक है, तुम्हारे बॉडी पे क्यों हक है तुम्हारे बॉडी पे? मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक दिन एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी थी, अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी मैं, किसी बेटी के या किसी के अल्ट्रासाउंड के। तो मुझे वहां पर 2 महिला बात कर रही थी, मैं उस बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक महिला कह रही है कि मैं क्या बताऊं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। तो उसने दूसरी ने पूछा क्यों? ये 8वीं बार मैं अल्ट्रासाउंड कराने आई हूँ, मेरा हस्बैंड किसी भी प्रकार का ना प्रिकॉशन लेता है और ना लेने देता है, और मैं हर बार प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। और मैं कितना अबॉर्शन कराऊं, कितना अबॉर्शन। तो क्या मतलब वैसा होता है कि इन लोग में अवेयरनेस नहीं होता है रिगार्डिंग नहीं, ये कॉन्डम्स? अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुरुषों की बात करें तो हमारा समाज, चूंकि मैं हेल्थ पर काम करती हूँ और सेक्सुअल हेल्थ पे काम करती हूँ, तो 90% पुरुष किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम कॉन्डोम की बात करें तो। वो लेना नहीं चाहते या फिर उनको अवेयरनेस? अवेयर है, सब जानते हैं। दे डोंट फील कंफर्टेबल इन कॉन्डोम्स ड्यूरिंग देयर सेक्स, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं यूज करना चाहते हैं। तो उनका एक अलग है, सोशल भी थोड़ा है उसमें। औरतों के साथ क्या है कि वो कितना अपने शरीर को हानि पहुंचाएं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, कभी वो कॉपर टी लगवाती हैं, कभी कुछ करती। अब बार बार अगर अबॉर्शन भी करवा रही हैं तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही, उनके बॉडी के लिए बहुत नुकसान। तो दिक्कत हमारे यहाँ यही है कि ना हम सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हम सेक्सुअल अब्यूज पे बात करते हैं, और ना हम बेटियों को इन सब बारे में बताते हैं। इवन कि हम वो तो बेटों को बताना चाहिए, मुझे तो लगता है बेटों को भी बताना चाहिए। एग्जैक्टली, सबको बताना चाहिए, ये क्या कर रहा है। हाँ, तो ये दिक्कत है। तो इन सब चीजों की वजह से परेशानी तो है समाज में, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम कभी ओपन टॉक नहीं करते, हम हिडन टॉक करते हैं, डर डर के बात करते हैं। ऐसा लगता है कोई सुन ना ले, और फिर आपको कोई ट्रोल ना कर दे। आजकल एक ट्रोलिंग आर्मी काम करती है। जी, अभी मैं आपके पॉडकास्ट में बात कर रही हूँ, हो सकता है आप मेरा जब ये रिलीज करें तो कुछ लोग बोले अरे कितनी बेशर्म महिला है, ऐसे बोल रही थी। लेकिन ये सच है, इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैं ये सब बारे में बात कर रही हूँ कि बेटियों से भी बात करिए, बेटों से भी बात करिए, सेक्स पर भी बात करिए, फिजिकल टॉर्चर पर भी बात करिए, मेंटल टॉर्चर पर भी बात करिए, लिव इन पर भी बात करिए। अगर आप बेटा कहीं रहने गया है तो पहले उससे पूछिए कि किसके साथ रह रहे हो, बेटी कहीं गई तो किसके साथ रह रही, दोनों से ही पर हाँ, और जरूर विजिट करिए अपने बच्चों के। बच्चे तो छुपाएंगे ही, बच्चों को तो छुपाना ही होता है, लेकिन आप तो माँ बाप है ना, आपको तो पता चल जाएगा।